नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। रात के 8 बजने वाले हैं, यानी जी न्यूज पर यह वक्त हो गया है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। आने वाली 16 दिसंबर को 1971 की जंग में पाकिस्तान पर भारत की जीत को 51 साल पूरे हो जाएंगे। सिर्फ 13 दिन, जी हां, सिर्फ 13 दिन लगे थे भारतीय सेना को पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने में, पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने में, उसे एक नए देश यानी बांग्लादेश की पहचान देने में। तो वो तस्वीर भला कौन भूल सकता है जिसमें पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी हिंदुस्तानी फौज के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने बिना शर्त सरेंडर कर रहे थे अपने पूरे 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के साथ। ये वो तस्वीर है जो भारत में आर्मी चीफ के दफ्तर में उनकी कुर्सी के ठीक पीछे लगी है। ये वो तस्वीर है जो पाकिस्तानी सेना को उसकी हैसियत, उसकी हद की याद दिलाती है। 93,000 सैनिकों का सरेंडर ये दुनिया में किसी भी युद्ध के बाद सबसे बड़े सरेंडर्स में से एक था। लेकिन अब पाकिस्तान के एक्स आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक बड़ा धमाका किया है। कल अपनी फेयरवेल स्पीच में जनरल बाजवा की या तो कहिए खुद आंखें खुली या उन्होंने पाकिस्तान की आंखें खोली। अब इनमें से कौन सी बात सही है ये तो इतनी जल्दबाजी में कहना नामुमकिन है, लेकिन जो उन्होंने कहा वो आपको सुनना भी चाहिए और समझना भी चाहिए। 6 साल बतौर आर्मी चीफ जी हुजूरी करने के बाद जनरल बाजवा ने यह कहा कि 71 की लड़ाई में 93,000 नहीं, सिर्फ 34,000 पाकिस्तानी फौजियों ने सरेंडर किया था। उनके मुताबिक बाकी जो लोग सरेंडर करने वाले थे वो कोई और थे। अब और से मतलब या तो पाकिस्तान के दूसरे महकमों के बाबू वगैरह थे जिन्हें पाकिस्तानी हुक्मरानों ने अपनी सनक में बिना ट्रेनिंग के बंदूकें लेकर भारत से लड़ने या फिर कहें भारतीय फौज के आगे मरने को भेज दिया था। ऐसा बाजवा बताना चाहते हैं। अब बाजवा का दूसरा पॉइंट भी आपको समझना है। उनकी हार फौजियों की नाकामी नहीं बल्कि पाकिस्तानी सियासत की नाकामी थी। यहां आपको हम ये भी बताना चाहते हैं कि 1971 में जंग के वक्त पाकिस्तान में कोई चुनी हुई सरकार नहीं थी बल्कि डिक्टेटर याह्या खान की हुकूमत थी। पाकिस्तान के बारे में तो दुनिया जानती है कि वहां के फैसले फौज ही लेती है। 71 में भी फौज की हुकूमत थी, जंग फौज का ही फैसला था, तो फिर ये सियासत की नाकामी कैसे करार दी जा सकती है? इसका जवाब भी जनरल बाजवा से किसी को मांगना चाहिए। इसी से यह भी सवाल उठता है कि कहीं वो जाते जाते सियासत पर मटकी तो नहीं फोड़कर जा रहे। बाजवा ने एक और बात कही, वो ये कि 1971 में जो पाकिस्तानी मारे गए उन्हें पाकिस्तानी हुकूमत ने सम्मान नहीं दिया। अब पाकिस्तान की हकीकत सबको पता है कि 1999 में कारगिल के बाद भी उसकी सेना अपने फौजियों की लाशें उठाने नहीं आई थी। क्या पाकिस्तानी फौज का चरित्र बाजवा को पता नहीं था? अब पता चला है, आंखें खुली हैं, वो भी 6 साल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सर्व करने के बाद। और इसीलिए कसम संविधान की में बड़ी बहस जरूरी है, क्योंकि 1971 युद्ध में मिली हार पर पाकिस्तान का दर्द फिर से बाहर आया है। यह बहस जरूरी है क्योंकि बाजवा ने 1971 की हार का ठीकरा पाकिस्तान की सियासत पर फोड़ दिया है। यह बहस जरूरी है क्योंकि बाजवा पाकिस्तानी सेना की गिरती साख को बचाने की या फिर कहिए सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। यह बहस जरूरी है क्योंकि बाजवा ने पाकिस्तानी सेना की सियासी दखल की बात को कबूल कर लिया है और साथ ही इमरान बाजवा की खींचतान ने सेना और सियासत के बीच दूरी को बढ़ा दिया है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले ये टीजर रिपोर्ट। Of democratic movement, Bangladesh is free. The people of Bangladesh are free. हमने यहाँ भारत में भी वादे किए थे अपनी जनता से कि हम हर तरह से बांग्लादेश के लोगों की मदद करेंगे। हमने भी अपने तीनों वादे पूरे किए हैं। 1971 में हमारी फौज साबका मशरिकी पाकिस्तान एक फौजी नहीं, एक सियासी नाकामी थी। लड़ने वाले फौजों की तादाद 92,000 नहीं, सिर्फ 34,000 थी। बाकी लोग मुख्तलिफ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में थे। 34,000 लोगों का मुकाबला 2.5 लाख इंडियन आर्मी, 2 लाख मुफ्ती बैनी। अगेंस्ट दीज हैवी ऑड्स हमारी फौज बहुत बहादुरी से लड़ी।
इन बहादुर गाजियों और शहीदों की कुर्बानियों का आज तक कौम ने एतराफ़ नहीं किया, जो कि एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। वो हमारे हीरो हैं और कौम को उन पर फ़ख्र होना चाहिए। इस वक्त कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ एमएस बिट्टा जी हैं, हमारे साथ मेजर जनरल एसपी सिन्हा हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ कॉलमनिस्ट तारिक फतेह हैं, पाकिस्तान से पत्रकार फैजा मलिक हमारे साथ हैं, पीएमएलएन के नेता इरशाद अहमद हमारे साथ हैं, आइनी खान जर्नलिस्ट हैं और आसिम रजा भी पत्रकार हैं पाकिस्तान के। सबसे पहला सवाल इरशाद अहमद आप ही से है। जनरल बाजवा को ये समझने में 51 साल लग गए पाकिस्तान की फौज को कि कितने सैनिकों ने सरेंडर किया था। बहुत शुक्रिया दीदी। जनरल बाजवा को समझनी आपको समझाया जनरल बाजवा साहब ने, आप लोगों की गलत फहमी दूर की है, क्योंकि दोनों की इदारों ने आपस में कुछ पैचअप किया था जिसकी वजह से अमन हो गया था, वरना हजारों लाखों लोग शहीद होते इधर भी और उधर भी और अमन नहीं होना था। ये आप लोगों की गलत फहमी दूर की है कि हमारी आर्मी हमारे इदारे मजबूत थे, लेकिन सियासी इशू था उसको सॉल्व किया गया और उस मामले को वहां निपटाया गया ताकि मजीद लोग मरने से बच जाए, दोनों मुल्क तबाह होने से बच जाए। इसको अगर आप नेगेटिव में लेती हैं मेरे जनरल बाजवा साहब की, तो आपकी मर्जी आप लेते रहें, लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है जो कि आप लोगों को समझ नहीं आ रही थी। जो हमारे खिलाफ आप लोग प्रोपेगेंडा करते हैं उसको खत्म करने के लिए ये बात उन्होंने की और बड़ी अच्छी बात की है। अगर देर आए दुरुस्त वाली बात है, अगर उन्होंने देर से भी की तो एक अच्छी बात की कि ये सियासी इशूज थे, हमारी आर्मी के ना आपकी आर्मी का इशू था ना हमारी आर्मी का इशू था, उसको अगर सियासतदानों ने आपस में फायर बंदी की तो वो अच्छी बात की थी। इरशाद अहमद उन्होंने किसी और की गलतफहमी नहीं, उन्होंने पाकिस्तान की गलतफहमी दूर की है, आपकी गलतफहमी दूर की है, आपकी गलतफहमी दूर की है। ये याद दिलाते हुए कि 1971 में जो पाकिस्तानी फौजी मारे गए उन्हें ठीक से अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं हुआ। सुनिए ध्यान से, सम्मान नहीं किया, ये कहा उन्होंने। इस पर तो बोलिएगा, 2 लाइनें इस पर भी बोलिएगा, कोई बात नहीं। अब जवाब लीजिए जनरल सिन्हा। बड़ी अच्छी बात की उन्होंने। ये पाकिस्तान की गलतफहमी दूर कर रहे थे या फौज की गिनती साफ बचा रहे थे? आप लोगों की आदित्य, जिस तरह से पाकिस्तान आर्मी और जनरल बाजवा की थू हो रही है पाकिस्तान के अंदर, ये अपनी छवि में इजाफा करने के लिए, अपने छवि को बचाने के लिए ये ड्रामाबाजी और नौटंकीबाजी किया जा रहा है। मैं मिस्टर इरशाद को बताना चाहता हूँ कि क्यों पाकिस्तान ने सरेंडर किया। जब जो चीफ ऑफ स्टाफ थे ईस्टर्न कमांड के जनरल जैकब ने पाकिस्तान आर्मी और नियाजी को पूरी तरह से संदेश दे दिया कि तुम्हारे पास 2 ही रास्ता है, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, या तो सरेंडर करो और या हम तुम्हें बांग्लादेशी मुजाहिद अपना जो सिविलियंस हैं उसके सामने छोड़ देंगे और तुम्हें वो नोच खाएंगे, क्योंकि तुमने जितना जुल्म किया है। एक कहा जाता है एक रात को एक 80 साल की बूढ़ी लेडी को कि पूरी रात रेप करती रही पाकिस्तान आर्मी के लोग। मतलब इस तरह के बदतमीज अधर्मी पिशाची सोच रखने वाली फौज को जनरल जैकब ने बहुत कड़ा संदेश दिया। इनकी हेकड़ी निकल गई, इनके पास कोई चॉइस नहीं था कि यदि हम बांग्लादेशी जो अपने थे जो हमारे साथ कर रहे थे वो उनके सामने यदि छोड़ देते हम इनको तो इनकी क्या हालत होती। ये डर के मारे सरेंडर किए हैं, पहली बात। दूसरी बात कहते हैं कि पॉलिटिकल फेलियर था। तो याया खान कौन था यहाँ पर? 1 मिनट का एक कमेंट आपका यहाँ पर फैजा मलिक। 51 साल। सबसे पहले तो मैं ये कहना जी, जो जनरल बाजवा ने कहा उनका राइट है, क्योंकि जमहूरियत में जो है वो बात करने की आजादी मौजूद है। अच्छा हुआ उन्होंने ये बात की कि 1971 की वो जंग हारे थे, वो जंग असल में हारे नहीं थे। ये एक जो तकलीफ से वो खिताब कर रहे थे, जो शोहदा थे उनको हिरासत तहसीन पेश किया जा रहा था जिनको भूल गए थे। और ये जो एक बार एक चीज बताई जा रही थी कि पाकिस्तानी फौज हार की थी, हथियार फेंक दिए थे, ये कोई हथियार नहीं फेंके थे और इनकी आपस में नेगोशिएशन हुई थी। और वही बात अगर ये ना होता तो फिर बहुत सा खून खराबा होता, ना सिर्फ पाकिस्तान का
बल्कि हिंदुस्तान में भी यही सूरत हाल होती। और उसमें उन्होंने एक बात और क्लियर की कि 92,000 फौजी नहीं थे, सिर्फ 34,000 जो फौजी थे वो मौजूद थे, और इसमें ये सारे फौजी भी नहीं थे जिस तरह से बात की जा रही है। और ये एक जो रूमर्स फैलाई जा रही है, ये एक किस्म का एक ड्रामा है कि जी पाकिस्तानी फौज ने हथियार फेंक दिए थे और ये तमाम तर मामला हो गया था। वो चीजें चला चला के बार बार पाकिस्तानी फौज को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन की है, उन्होंने क्लैरिफिकेशन है 51 साल बाद, 51 साल बाद क्लैरिफिकेशन दिया है। पहले आप डिसाइड कर ले पाकिस्तानी फौज हारी थी नहीं हारी थी। आप लोग खुद इतना कंफ्यूज है ना आप लोग खुद इतना कंफ्यूज है। आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पता है कि नहीं? आप दो इंस्ट्रूमेंट नहीं याद रख सकते, आप भूल जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में और इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर इस वॉर के कॉन्टेक्स्ट में आप लोग याद ही नहीं रखना चाहते ये दो डॉक्यूमेंट्स। दिक्कत क्या है समझ नहीं आता। तारक फतेह ये कह रही है कि 93,000 नहीं 34,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया था, बाकी जो 93,000 में थे जानते नहीं कौन थे। तारक फतेह जी सॉरी, मुझे हैरानी ये होती है कि इतने साल गुजरने के बाद भी जो झूठ बोलने की आदत है वो नहीं जाती। ये दुरुस्त है, सारे फौजी नहीं थे। मुझे पता है ढाका टेलीविजन के अंदर जो लोग काम करते थे, माय कॉलीग, उन्होंने भी सरेंडर किया था और POW कैंप में रहे वहां पे। लेकिन ये पूरा सिलसिला जो था ये आफ्टर द जेनोसाइड दैट टुक प्लेस इन सो कॉल्ड ईस्ट पाकिस्तान, अगर लोगों को याद हो तो न्यूयॉर्क में जॉर्ज हैरिसन ने कॉन्सर्ट किया था बांग्लादेश पे, और दुनिया भर में ईस्ट पाकिस्तान या बांग्लादेश के जो सर्विसमैन थे नेवी के अंदर या दूसरी ट्रेड होते हैं, they had abandoned their posts and they had defected to Bangladesh। ये मैं आगे वापस आपको फ्लो दूंगी। इनिशियल कमेंट, पहला कमेंट 1 मिनट का, मैं आगे आपको मंच दूंगी। जल्दी से एक कमेंट आईनी खान अब आपका। भाई पहले तो आप यही क्लियर कर दें, या तो पैनलिस्ट ही इतने कंफ्यूज हैं। भैया पाकिस्तान 1971 आप लोगों के मुताबिक हारा था या नहीं हारा था? मिस्टर आगी फायजा मेरे कुलीग हैं, अभी उन्होंने बात की कि हम जंग हारे नहीं थे, नेगोशिएशन हुई थी। अगर नेगोशिएशन के अंदर पाकिस्तान का एक हिस्सा दे दिया गया था तो इसका मतलब है हम जंग हारे हैं, और वो दुख हमें आज भी है कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे। सेकेंडली बाजवा साहब बात करें कि ये सियासी तौर पे जंग जो थी वो हम हार चुके थे। उस टाइम पे अगर सियासी तौर पे हारे थे तो इख्तियार किसके पास था, कौन बचा सकता था? जनरल यखया बचा सकते थे। 3 उनके पास एक टाइम पे ओहदे उनके पास रहे हैं, वो सदर भी थे, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे और मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। तो उनके पास ज्यादा पावर थी कि जनरल जुल्फिकार भुट्टो के पास ज्यादा पावर थी। सियासी तौर पे हारे हैं तो आर्मी का भी कोई पॉजिटिव रोल नहीं रहा मुल्क को बचाने में। ये जंग हम हारे हैं, ये आज बाजवा साहब माने या कल माने, ये दुख है और ये पाकिस्तानियों को दुख रहेगा। अगर 93,000 उसके अंदर हमारे फौजी नहीं थे तो खुदारा अपने मुताले पाकिस्तान को बेहतर कर ले, जो हम अपने छोटे छोटे बच्चों को 10 साल तक पढ़ाते हैं। मैं भी पढ़ के वही आई हूँ, उसके अंदर तो तादाद बेहतर कर दे। अगर बाजवा साहब को कल लग रहा है कि 34,000 हमारे फौजी थे, 93,000 नहीं थे, तो उसको पहले बेहतर कर ले, ताकि हमारी जो नौजवान नस्ल है उसको पाकिस्तान की हिस्ट्री का भी पता चले कि कब पढ़ाई जा रही है। क्या कह रही हैं यहाँ पर आईनी खान? कितने वर्षों के बाद 71 जंग की बात को दोहराया और अपनी गलती मानने की बजाय हिंदुस्तान को कह दिया हम अभी भी तैयार खड़े भी कभी भी जंग कर लो। पहले तो इनको एक सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। तेरा हाथ एक नजारा ही रहेगा, तू किस्मत का मारा है मारा ही रहेगा, तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा। ये जवान पहले भी नारा लगाता था 71 की जंग में और अब तक नारा लगाता है पठानकोट दीनानगर की घटना के बाद। दूसरी बात इनको हम बता दें, पिछली बार भी कहा, पहले भी कहा, अब भी कहता हूं, हिंदुस्तान ने तो कभी पहल की नहीं। पहल हमेशा पाकिस्तान की तरफ से हुई। अगर पठानकोट दीनानगर की घटना, अगर मोदी जी के जाने के बाद पाकिस्तान में के दोनों देशों में शांति रहे, पुलवामा की घटना 40 जवानों के शहीद होने के बाद जब पाकिस्तान ने पहल की, फिर हमारे जवानों ने कमी नहीं छोड़ी। वो कह दिया उनको, जब प्लेन लेके गए बालाकोट के अंदर
एक शाम चिरागों में सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं में लगा रखी है, अंजाम की भी हम परवाह नहीं करते, जान हमने भी हथेली पे उठा रखी है और 15 मिनट के अंदर पाकिस्तान में घुस करके इनके कैंपों को तबाह करके हमेशा के लिए इनके आतंकवादियों को समाप्त करके आ गए। बिट्टा सर, यहाँ पर हम अपने दर्शकों को ये भी सुनवाना चाहते हैं, अपनी इस फेयरवेल स्पीच में जनरल बाजवा ने क्या कहा, सुनिए। 1971 में हमारी फौज की साबका मशरकी पाकिस्तान में कारकर्दगी से मुतालिक है। मैं यहाँ पर कुछ हकायक दुरुस्त करना चाहता हूँ। सबसे पहले, साबका मशरकी पाकिस्तान एक फौजी नहीं, एक सियासी नाकामी थी। लड़ने वाले फौजों की तादाद 92,000 नहीं, सिर्फ 34,000 थी। बाकी लोग मुख्तलिफ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में थे और इन 34,000 लोगों का मुकाबला 2.5 लाख इंडियन आर्मी, 2 लाख ट्रेंड मुक्ति बैनी। अगेंस्ट दीज हैवी ऑड्स हमारी फौज बहुत बहादुरी से लड़ी और बेमिसाल कुर्बानियां पेश की। क्लियर बात की है जनरल साहब ने हमारे कि 34,000 और 2.5 लाख। आप पहले तो हमें शर्म आनी चाहिए कि 2.5 लाख और 34,000 को हम इतना बड़ा वो इश्यू करते हैं कि जी हमने मार भगाया। मार नहीं भगाया, हमने आपकी जानों को बचाया, लोगों की, इंसानों की जानों को बचाया, तबाही से बचाया। और बात अभी बिट्टा साहब ये जनरल बाजवा कुछ बोलेंगे और दुनिया मान लेगी, तो ऐसा नहीं मानेंगे आप। जनरल बाजवा आप ही को आईना दिखा रहे हैं कि आप अपने सैनिकों का सम्मान नहीं करते हैं। 1971 में जो मारे गए उनका आपने सम्मान नहीं किया, ठीक है? तो अपनी पीठ मत थपथपाइए, अपनी पीठ मत थपथपाइए, अपनी पीठ मत थपथपाइए। आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आपको आनी चाहिए। थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म दरअसल आपको आनी चाहिए। हम तो हमेशा हम शर्म उनको दिलाते हैं जो प्रोपेगेंडा करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ और रात दिन हमारी आर्मी का नाम अलापते हैं। पता नहीं क्या खौफ है हमारी आर्मी से, हमारे आर्मी से खौफ होगा। अभी खुद करें हम 34,000 थे। डिसाइड कीजिए, आपकी आर्मी 34,000 थी और इंडियन आर्मी खौफ में थी और इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर कौन साइन कर रहा था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन कर रहा था लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी। बहुत बढ़िया। आपके इस झूठ पर कौन यकीन करेगा? आपने तो फैला दिए थे ना हाथ अमेरिका के सामने, अमेरिका के सामने हाथ फैलाए थे ना अपने आपकी बहादुर फौज के लिए। अरे सुन लीजिए इरशाद अहमद जी, अमेरिका के सामने हाथ क्यों फैलाए थे अपनी बहादुर फौज के लिए? बहादुर फौज थी। नाकामी की बात कर रहे हैं जनरल बाजवा, आप यहाँ पर कह रहे हैं आपको शर्म आनी चाहिए। नाकामी की बात नहीं कर रहे, मैं बात ये कर रहा था कि बिट्टा साहब फरमा रहे थे कि ये पता नहीं क्या कर देंगे। मैं ये कहता हूँ आप आज की बात कीजिए, 50 साल पुरानी बात न कीजिए। आज की 50 साल वाली पुरानी बात आपको हर्ट करती है? आज के अजीम, अरे पूरा इतिहास है आपका पूरा इतिहास है भाई। अभी हम आवाज 23 साल पुरानी बात कर ले, 23 साल पुरानी बात कर लेते हैं। तो सुनिए, 51 साल पुरानी बात और 23 साल पुरानी बात दोनों में एक सिमिलैरिटी है। सुन लीजिए इरशाद अहमद, चलिए 51 साल पुरानी बात छोड़ देती हूँ, 23 साल पुरानी बात करती हूँ और इन दोनों ही बातों में एक सिमिलैरिटी है कि पाकिस्तान अपने शहीदों का सम्मान करना नहीं जानता। ये आपकी फौज के जनरल ने कहा, ये आपकी फौज के जनरल ने कहा। आप लोग छोड़ के कारगिल की फौज, आप अपने फौजी छोड़ के भागे थे कारगिल की जंग में और शिनाख्त भी नहीं कर रहे थे उनको। आप कह रहे थे कि पाकिस्तान के, हमने तो प्रूफ किया था कि हिंदुस्तान के फौजी हैं। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहां से आता है? पहले तारिक फतेह, उसके बाद आईदी खान। जब हमारे इदारे बताते हैं हमें तारिक फतेह की आवाज प्लीज, पता चलता है। तारिक फतेह की आवाज। ये पाकिस्तान में अडल्ट मदरसे भी हैं जहां पे वापस भेजा जाता है लोगों का, क्योंकि जहन तो छोटे छोटे हैं तो वो इतना इंफॉर्मेशन कैरी नहीं कर पाते, तो उनको नई नई प्रोपेगेंडा की गोलियां दी जाती हैं। दे कम अराउंड एज इफ दिस इज अ कंप्लीटली न्यू थिंग। इनसे पूछिए कि ऑन द डे व्हेन द पाकिस्तान आर्मी सरेंडर्ड, इन्होंने ढाका यूनिवर्सिटी में जाके ओवर 150 प्रोफेसर्स का मैसेकर किया था। वो कौन लोग थे? कभी इन्होंने सोचा कि किन फैमिलीज को किया आपने? जो आपके रेप कैंप्स थे ईस्ट पाकिस्तान में, जहां के जनरल नियाजी ने कहा कि वी हैव बीन आस्क्ड टू चेंज द वेरी फेस एंड ऑफ दिस पीपल। इनकी जात बदल देंगे, इतने रेप करो। 150,000 मुस्लिम वुमेन वर रेप बाय योर पंजाबी आर्मी, जो आज आप बलूचिस्तान में कर रहे हैं, सिंध में और पख्तूनों के साथ कर रहे हैं। आपका कुछ नहीं बदला है।
you still are ashamed of yourselves. ना आपको अपनी जबान आती, ना कल्चर, ना कुछ नहीं. आप गए थे वहां रेप करने. आप सरेंडर होके जब इंडियन आर्मी एयर ड्रॉप देयर ट्रूप्स अराउंड ढाका, मैं आई एम टॉकिंग ऑफ द टेक्निकल इश्यूज इन्वॉल्व, and the Pakistan army headquarters was surrounded without the army in the smaller cities knowing about it. यानी ढाका सरेंडर होने के बाद भी कुमिल्ला, खुलना, चिटगांव, इधर उधर लोग ऑफिसर्स जो मेजर रैंक के थे या लेफ्टिनेंट या कर्नल से, they didn't know that the army had surrendered. भाग गए थे जनरल. ठीक. दूसरी चीज बताऊं कि एक सेकंड आपको जवाब देना चाह रहे हैं आसिम रजा, उनका काउंटर ले लीजिए, उसके बाद जनरल से मैं एक सेकंड एक बता दूं कि इन्होंने पाकिस्तान नेवी की बोट्स में बैंक ऑफ जो पाकिस्तान था, सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान की गोल्ड रिजर्व्स अपनी किश्तियों में लेके ये मलेशिया भागे. पेनांग का जो पोर्ट था वहां 5 पाकिस्तानी नेवल बोट्स अराइव्ड विद दी सीनियर ऑफिसर्स with gold stolen from the central bank of Dhaka and taken over there. ये क्या बात करते हैं? I was a journalist at that time. I reported on these issues कि क्या हो रहा था. इनको they were all touts of the military. ये कोई इनका इख्तिलाफ नहीं था किसी से. यहाँ पर ये कौन सी हिस्ट्री बता रहे हैं फैजा मलिक? अभी आपने जो सुना तारिक फतेह को बताते हुए, ये जो भाग गए जनरल, ये जो हिस्ट्री बता रहे हैं, ये जो रेप की हिस्ट्री बता रहे हैं कि पाकिस्तानी फौजी वहां पर थे, उन्होंने रेप किए हैं. पहले तो ये वाला फिगर जो है इसको एक ठीक कर लें कि कितने रेप हुए थे और कितने जो है आकर मेडिकल भी किया गया था, उससे जो है ये चीज क्लैरिफाई हुई थी. रेप वाली जो बात है इस हवाले से तो जिस तरह से आरएसएस और जिस तरह से रा काम कर रहा है इंडिया के अंदर, शायद वो मेरे ख्याल में आप लोगों को नजर नहीं आ रहा, और उसके ऊपर ना आप लोग बात कर रहे हैं और ना आप लोग उनको बात करने की इजाजत दे रहे हैं. बांग्लादेश और सुन लीजिए, उससे पहले कि ईस्ट पाकिस्तान की बात करें, इसमें आरएसएस कहां से दिखाई देगी आपको? नहीं, सेकंड फैजा मलिक, अगर आप इस लेवल पर डिबेट करेंगे तो मैं आपसे डिबेट नहीं कर पाऊंगी. इसमें आरएसएस कहां से आ गया? आपके पास डिफेंस में सिर्फ आरएसएस बचा है, आपके डिफेंस में सिर्फ आरएसएस बचा है. चलिए बताइए, चलिए लगाइए अपने आरोप और अपना प्रोपेगेंडा और देखते हैं कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से सीखते हैं. चलिए बहुत बढ़िया है, चलिए बताइए. आपकी फौज कितने रेप कर रही है? आप मुझे कौन सी हिस्ट्री बता रहे हैं कि जी पाकिस्तानी फौज ने 1971 की जंग में? अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इंडियन आर्मी पर रेप के आरोप लगाएंगे, सुनिए ध्यान से, मैं आपको एक सेकंड इस चैनल पर बैठने नहीं दूंगी. नहीं, सुन लीजिए ध्यान से. पहले आप आरएसएस के पीछे छिप रही थी, अब आप इंडियन आर्मी के पीछे छिप रही हैं. आपको चिढ़ है ना ये जो 71 वाला सरेंडर है इंडियन आर्मी से, तो आपके पास डिफेंस में तो कुछ नहीं बचा, तो आप आते हैं अपनी खींच निकालते हैं, प्रोपेगेंडा चलाते हैं, बस इंडियन आर्मी ने ये कर दिया, बस इंडियन आर्मी ने वो कर दिया. जनरल सिन्हा, आपसे समझना चाहती हूँ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर क्या तब साइन किया जा सकता है जब नेगोशिएशंस किए जा रहे हो? नेगोशिएशन होती है एक डिफीटेड फोर्स से. आदित्य, ये सरेंडर करने के अलावा इनके पास कोई चॉइस नहीं था. मैं रिपीट करता हूं, जनरल जैकब जो ईस्टर्न आर्मी ईस्टर्न कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ थे, उन्होंने बहुत क्लियर संदेश दिया था नियाजी को कि तुम्हारे सब एम्युनिशन के सप्लाई लाइन हमने चोक कर दिया है, तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन का WWR है, वॉर वेस्टेज रिजर्व है एम्युनिशन का. 2 दिन के बाद तुम्हारा जो राइफल है ना वो लाठी हो जाएगी, तुम्हारे पास एम्युनिशन है ही नहीं. तो तुम्हारे पास 2 रास्ता है, या तो सरेंडर करो या मुक्ति वाहिनी के सामने मैं तुम्हारे मुक्ति वाहिनी को छोड़ दूंगा कि तुमको चारों तरफ से घेर के जो करना है करे, तुम्हारे कुत्तों की तरह नोच लेंगे वो, और तुम्हारी औरतों के साथ क्या करेंगे वो तुम जानते हो, जैसे तुमने उनकी औरतों के साथ किया है. तो नियाजी के पास कोई चॉइस नहीं था, पर फोर्स वो सरेंडर किया. ये क्या ही लोग बकवास करते हैं पाकिस्तान के वक्ता यहाँ आके, मुझे लगता है ये क्या पानी में डाल के घोल के पीते हैं. LDD, लाई, डिसीट, डिसेप्शन, ये पाकिस्तान का कैरेक्टर है, और कितनी बेशर्मी के साथ ये झूठ बोलते हैं, मुझे तो ताज्जुब लगता है. ये कारगिल वॉर में इन्होंने अपने सोल्जर्स के बॉडी तक क्लेम नहीं किए. अभी जनरल बाजवा खुद कह रहा है कि पाकिस्तान ने 71 वॉर के अपने कैजुअलिटीज को सम्मान नहीं किया. अरे तुम्हारे क्या चरित्र है, तुम किस तरह के लोग हो यार? मतलब इतना डिस्टॉर्शन, इतना इतिहास को तोड़ फोड़ के पेश करना. बेस्ट आर्मी है, पाकिस्तान आर्मी से खौफ है. पाकिस्तान है, चुप रहो तुम. पाकिस्तान आर्मी से खौफ है, काहे का खौफ है? 65 तुम हारे, 47 तुम हारे, 71 तुम हारे, 99 तुम हारे.
काहे का खौफ है? काहे का खौफ है? हारी हुई आर्मी, अरे डिसमेंटल करो इस आर्मी को, कोई बेटर आर्मी क्रिएट करो जो हमसे युद्ध करने की शक्ति रखता हो। फालतू का बात हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। जनरल सिन्हा आगे मंच दूंगी और बिट्टा सर आपको भी मंच दूंगी। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने क्या कहा था? तकरीबन 10-11 दिन के बाद मैं बिल्कुल मेरे मन में कोई शक नहीं था कि अभी लड़ेंगे, सरेंडर करेंगे। और मैंने सरेंडर डॉक्यूमेंट तैयार करके रखा था, ये सरेंडर डॉक्यूमेंट मैंने बनाया था। मैंने मिस्टर हक्सर जो थे प्राइम मिनिस्टर साहब के सेक्रेटरी, उनको भी दिखाया था। मिस्टर KB लाल जो डिफेंस सेक्रेटरी थे, उनको भी दिखाया था। और जब बिल्कुल अंत में हो गया, उस वक्त मैंने ये सरेंडर डॉक्यूमेंट टेलीफोन पे ईस्टर्न आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ को डिक्टेट किया और मैंने कहा ये 4 कॉपी बनाओ इसकी। एक कॉपी न्याजी को देना, एक जनरल जगजीत सिंह साहब को देना और 2 मेरे पास भेज देना। एक सरकार को दूंगा और एक मेरे दफ्तर में रहेगा। जब सरेंडर हो गया तो मेरा एक ही बात मेरे पास थी कि जल्दी से जल्दी मैं पाकिस्तान सोल्जर को हिंदुस्तान ले आऊं। इस कारण कि उन्होंने बहुत जुल्म किया था वहाँ। बंगाली फिर आज़ाद हो गए थे, शायद उनके ऊपर बदला वगैरह ले, उनके हथियार वगैरह में सब लेके ले आया था। तो जब मैं ये 93,000 पाकिस्तान सिपाही और उनकी फैमिलीज़ वगैरह ले आया तो फिर मेरी फ़र्ज़ थी कि उनको संभालना। तो मैंने उनको कैंप में लगाया। आपको एक किस्सा बताऊं। उनको मैंने जो कैंप में लगाया 5,000 यहाँ, 4,000 यहाँ, 6,000 यहाँ, और मैं जाया करता था मिलने। इरशाद अहमद, सुना आपने क्या कह रहे थे सैम मानेकशॉ? मैंने इंडियन फौज ने, सुनिए ध्यान से, और ये मैं बहुत सीरियस नोट पर कह रही हूँ, बहुत सीरियस नोट पर, डिबेट से कहीं ऊपर उठकर, इंडियन फौज ने चाहे 1971 हो या 1999 हो, हर बार इंटरनेशनल कन्वेंशंस और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर आपके फोर्सेस का सम्मान किया है। नहीं, अब मैं आपको अदिति में एक बात बताऊं आपको, मैं हमेशा ही कहता हूं, आप ये बिट्टा साहब भी और सारे हथियार की बात कर रहे थे कि हमारे पास हथियार कम थे, आपके पास ज्यादा थे। मैं हमेशा कहता हूं जंग जज्बों से लड़ी जाती है। जब मेरी फौज के जवान नारे तकबीर अल्लाहू अकबर कहते हैं, आपके फौजी आगे से भागते नजर आते हैं, ये याद रखिए। और इंशाल्लाह हमारे अंदर इतना जज्बा है कि बगैर हथियार के, और इसे हमारे यहाँ कहते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। आप याद कीजिए कौन सी जंग जीती है आपने? आपने जब इंडियन फोर्स को भागते हुए देखा है, मुझे एक जंग बता दीजिए इंडियन फौज को भागते हुए देखा आपने। सुनिए ध्यान से, बताइए ना मुझे, तथ्यों पे बात कीजिए, मैं तथ्यों पे बात करूंगी। कैसे भगाया था मेरे? सुनिए, आपको ये किसने कह दिया इंडियन फौज में जज्बात नहीं है? आपसे आपके सर्टिफिकेट चाहिए उनको। इंडियन फौज को नहीं चाहिए आपका सर्टिफिकेट, इंडियन फोर्सेस को आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है जनाब। अपना सर्टिफिकेट आप अपने पास रखें, आप अपने पास रखें। और पाकिस्तानी फौज के जो वेटरन्स होंगे वो हंस रहे होंगे इस वक्त आप पर, इसलिए नहीं हंस रहे होंगे कि आप इंडियन फौज का मखौल उड़ा रहे हैं, वो इसलिए हंस रहे होंगे कि देखो जरा, जनरल बाजवा ने खरी खरी सुना के गया है, डांट मार के गया है, डांट सुना के गया है, डांट लगा के गया है कि आप अपने यहाँ पर फौजियों का सम्मान नहीं करते। और इनकी गुस्ताखी देखो कि अब भी जाकर झूठ बोल रहे हैं। ये आपकी फौज के वेटरन सोच रहे होंगे इस समय, अगर आपको टीम मुझे बोलने नहीं दिया। मैं कह रहा हूँ जंग जज्बों से लड़ी जाती है, मुसलमान के पास वो जज्बा है। 71 की जंग तो आपको याद है, और हमें ये भी याद है कि वहां पर क्या हुआ था, पाकिस्तानी हार गए थे, मतलब आपने जो हिस्ट्री में पढ़ा है। लेकिन अभी जो मौजूदा टाइम चल रहा है, जिस तरह से इंडियन फोर्सेस बड़ी अच्छे हैं, इन्होंने पाकिस्तान को हरा दिया, पाकिस्तानी फोर्सेस वहां पर नाकाम थी, पाकिस्तान की सियासी जमातें बड़ी नाकाम थी, शेख मुजीबुर रहमान की हम बातें मान लेते। शुरू से जो उन्होंने एक नैरेटिव बनाया था पाकिस्तान के ऊपर, वो जो है वजीर आजम बनना चाह रहे थे, वो एक अलग चीज है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल को अगर देखा जाए तो मुझे ये बता दें कि जनरल बाजवा ने कहां पर ये कहा। वो तो ये कह रहे हैं कि उस वक्त के जो शोहदा थे उनको हिरासत तहसीन पेश कर रहे हैं। जो इंडिया में जो प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा होता है कि जी पाकिस्तानी फौज ने सरेंडर कर दिया था, ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने ये कहा है, वो ये कहना चाह रहे थे, जो उनका बेसिक पॉइंट था कि हमेशा से पाकिस्तानी फौज जो है वो अमन चाहती है। जिस तरह से अभी जो चीजें हो रही हैं, पाकिस्तानी फोर्सेस के खिलाफ चीजें हो रही हैं, तो उसमें ये
ये है मैं आपसे पूछूंगी, ये क्या कह रही है फैजा मलिक? आपने भी वही स्पीच सुनी है ना जो इन्होंने सुनी है? ये तो 71 में तो हारे ही नहीं पाकिस्तानी फोर्सेस। आपने पहले ये कहती है पाकिस्तान हार गया था, अपने अभी इसी कमेंट के शुरू में पाकिस्तान हार गया था, फिर यहाँ आते आते अब ये दूसरी स्पीच बता रही हैं। जनरल बाजवा की वही स्पीच सुनी आई नहीं आपने? उन्होंने तो ये कहा कि ये पाकिस्तानी फौज की उसमें वो नहीं थी, इसमें तो सियासी जमातें इन्वॉल्व थी, उनकी तरफ से हुआ। आप सुन लीजिए, आप बहुत कंफ्यूज हैं, सुन लीजिए, आईनी से समझ लेते हैं ना, आईनी से एक बार फिर से पूछ लेती हूँ। कहा कि जस्टिस समूदुर रहमान की एक कमीशन की रिपोर्ट आई थी, अगर हमें अपनी तारीख से हम इतने कंफ्यूज हैं कि दोनों पाकिस्तानी शहरी होके, मेरा एक और पॉइंट ऑफ व्यू है 71 पे और फायजा का एक और है, तो उस कमीशन को पब्लिक कर दिया जाए। तारिक फती साहब थोड़ा सा अगर उनके पास इंफॉर्मेशन है तो वो गाइड करेंगे, क्योंकि इंडिया में वो रिपोर्ट पब्लिक हो चुकी थी, पाकिस्तान में उसको पब्लिक नहीं किया गया। जी देखिए, ये उसके अंदर हर चीज समूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में डिटेल्ड है, लेकिन उसकी पब्लिकेशन जो है वो प्रोहिबिट कर दी कि पाकिस्तानी ना पढ़ पाए। लेकिन आज तो इंटरनेट का जमाना है, पूरी की पूरी जस्टिस समूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट इज अवेलेबल ऑनलाइन। आपको मैं डायरेक्ट डीएम कर दूंगा, मैं आई विल सेंड इट टू यू। जो हमने एक्सेप्ट किया यानी पाकिस्तानी पोजीशन, उसके अंदर मेंशन हुआ है कि रेप कैंप्स थे, यानी पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिसर्स का बांग्लादेश की मुसलमान औरतों को रेप करने के लिए अलग अलग ठिकाने बनाए हुए थे। नंबर 2, पाकिस्तान की आर्मी के सोल्जर्स हर बांग्लादेशी सिटीजन को चेक करते थे धोती उतार के कि वो मुसलमान है, ये हिंदू। अगर वो हिंदू होता था, ही वाज शॉट ऑन द स्पॉट। इसी को जॉर्ज हैरिसन ने जेनोसाइड कहा था, दैट इज टेकिंग प्लेस इन बांग्लादेश। ये क्यों हम झूठ बोलते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि बात करते हैं मुसलमान की, पहला हमें जो कमांड है कि सच बोलो, इवन इफ इट हर्ट्स यू। दैट इज द एसेंस ऑफ बीइंग अ मुस्लिम। हमारे यहाँ झूठ, सच बोलने की काबिलियत ही नहीं, इतने झूठ बोलते हैं हम। और मुक्ति बाहिनी जो थे वो स्टूडेंट्स थे, वो लड़के रिक्रूटमेंट करके दे डाइड ओवर देयर, दे वर किल्ड, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ देम डाइड। आज भी ढाका चल के देखिए वो क्या कह रहे हैं, उनकी बात सुने, उनके जो मेमोरियल है। देखो, मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। अलग अलग लोगों ने, कुछ मलिक ने, दूसरों ने बात की कि हमारी फौज नारे लगाने जानती है। बिल्कुल, अपने भगवान का कोई धर्म हो, कोई मजहब हो, नारा लगाना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं। अब्दुल हमीद को जानते हैं आप? यूपी की धरती का, हिंदुस्तान का वो योद्धा। जंग चल रही थी तो आपके 7 टैंक, 8 टैंक अब्दुल हमीद ने अपने शरीर के ऊपर बम बांध करके जब हिंदुस्तान के नाम को ऊंचा किया था, क्या नारा लगाया था बताऊंगा आपको। महान वो मुसलमान फौजी, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम, और आपके 7 टैंकों को अपनी शहादत दे के कुर्बान कर दिया था। वो हिंदुस्तान की धरती है जहाँ जब हमारा जवान लड़ाई लड़ता है ना, अंदर लाल खून से निकलता है, मेरा कोई धर्म नहीं, मेरा मजहब नहीं, मेरा मजहब धर्म एक है, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। दूसरा, मैडम मलिक ने बात की आरएसएस के बारे में। आरएसएस को जैसे आपके अंदर पॉलिटिक्स की गिरावट थी, हमारे अंदर भी पिछले समय में कुछ राजनीतिक गिरावट ने आरएसएस को कुचलने की कोशिश की, आरएसएस को दबाने की कोशिश की। मैं पुराना कांग्रेसी हूँ, बचपन से कांग्रेसी हूँ। आरएसएस की असलियत हिंदुस्तान के सामने हम लोगों को भी अब पता चली कि आरएसएस की वो शक्ति, वो ताकत जिनका काम सत्ता कुर्सी नहीं है, जिसका काम है सीमाओं की रक्षा करना। विद्वान, साइंटिस्ट, बुद्धिजीवी अपने परिवारों को छोड़ करके, सब कुछ बच्चों को छोड़ करके आ जाते हैं और निकल जाते हैं राष्ट्र सेवा के लिए, मातृभूमि की सेवा के लिए। जितनी आपकी सीमाएं हैं ना, चाहे गुजरात हो, चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, आरएसएस के लोग मौत का कफन बांध करके, कोई उनका मकसद वोट सता नहीं होता। ये मैंने देखा है।
आरएसएस पर ये डिबेट है ही नहीं, ये डिबेट है 1971 को लेकर जो जनरल बाजवा ने बयान दिया। एक बार फिर से जरा अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। मौजूद हाज़रीन, मैं आज आपके सामने एक ऐसे मौजू पर भी बात करना चाहता हूं जिस पे अमूमन लोग बात करने से गुरेज करते हैं, और ये बात 1971 में हमारी फौज की साबका मशरकी पाकिस्तान में कारकर्दगी से मुतालिक है। मैं यहाँ पर कुछ हकायक दुरुस्त करना चाहता हूँ। सबसे पहले, साबका मशरकी पाकिस्तान एक फौजी नहीं, एक सियासी नाकामी थी। लड़ने वाले फौजों की तादाद 92,000 नहीं, सिर्फ 34,000 थी। बाकी लोग मुख्तलिफ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में थे, और इन 34,000 लोगों का मुकाबला 2.5 लाख इंडियन आर्मी, 2 लाख ट्रेंड मुक्ति बैनी। अगेंस्ट दीज हैवी ऑड्स हमारी फौज बहुत बहादुरी से लड़ी और बेमिसाल कुर्बानियां पेश की, जिसका इतराफ खुद इंडियन आर्मी चीफ फील्ड मार्शल मानेक शाह ने भी किया है। इन बहादुर गाजियों और शहीदों की कुर्बानियों का आज तक कौम ने इतराफ नहीं किया, जो कि एक बहुत बड़ी ज्यादती है। मैं आज इस मौके का फायदा उठाते हुए इन तमाम गाजियों और शहीदों को खराज तहसीन पेश करता हूं और पेश करता रहूंगा। वो हमारे हीरो हैं और कौम को उन पे फख्र होना चाहिए। तो यहाँ पर सवाल ये उठेगा, फैजा मलिक, ये किने सम्मान की बात कर रहे हैं जनरल बाजवा? उन्हें क्यों कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान में 1971 में जिन्होंने कुर्बानी दी उन्हें ही नहीं पूछा जाता? वैसे ही जैसे अभी ये जो मुझसे पहले जिन्होंने डिस्कस किया, बात की कि जी आरएसएस वाले तो हमारे हीरो हैं, हम इन्हें पहचानते नहीं थे। लेकिन शायद अगर ये गुंडों को हीरो बना सकते हैं तो मेरे ख्याल में हमारी तो जिस तरह से फोर्सेस ने जो मुजाहमत की, जिस तरह से खड़े रहे, जिस तरह से डटकर मुकाबला किया, कम फौज ने इतनी बड़ी फौज के सामने जिस तरह से वो खड़े रहे, और उस हवाले से जो है मुतादिद बार जो है पाकिस्तान की कम फौज ने जिस तरह से मुजाहमत की उसको सराहा गया है। और हम अप्रिशिएट करते हैं कि इतनी बड़ी फौज के सामने इतनी कम अप्रिशिएट करती है। जनरल बाजवा कह रहे हैं अप्रिशिएट नहीं करता पाकिस्तान। आप लोग डिसाइड तो करें कि जनरल बाजवा की सुनूं कि आपकी सुनूं? ये बात नहीं है। उन्होंने अगर कहा है कि हम हिराज तहसीन पेश करते हैं, अभी तक जिनको कौम ने एक्सेप्ट नहीं किया, ये उनकी अपनी जाती परसेप्शन है कि कौम ने एक्सेप्ट नहीं किया। जिन्हें रहने वाला इंसान अपनी राय का इजहार कर सकता है, लेकिन कभी भी हम 1971 के जितने भी नौजवान थे, जितने भी फौजी थे, चाहे वो शहीद हुए हैं, गाजी हैं, वापस आए हैं, उन सबकी कुर्बानियों को हमेशा हिराज तहसीन पेश करते आए हैं और आगे भी करते रहे हैं। इसमें किसी किस्म की दो राय नहीं है। अच्छा, तो ये जनरल बाजवा को क्यों कहना पड़ रहा है? यही आप पर आरोप लगे थे 1999 में, यही आरोप लगे थे। और वो ये क्या कह रहे थे तारिक फतेह, जीनोसाइड के साथ शुरुआत हुई थी। जीनोसाइड, मास रेप की बात कर रहा है वो। ये कौन ऐसी हवा में रेप हो जाता था? ये ऊपर से आसमान से आ रहा था कोई? फौजियों को ऑर्डर था कि नस्ल बदल दो इनकी। दैट वाज अ कमांड फ्रॉम जनरल नियाजी के 1 जनरेशन में चेंज द इंटायर लॉट ऑफ द बांग्लादेशीज। आपके जिन्ना साहब गए थे कि आप उर्दू बोलेंगे, 1948 के अंदर जाके बात करके आए थे कि ये हिंदुओं की जबान है बांग्ला, ये स्क्रिप्ट ठीक एक्सेप्ट नहीं है आपको। ढाका के अंदर नेशनल असेंबली की मीटिंग कॉल हुई थी, एंड आई वाज अ जर्नलिस्ट देन, सो आई कैन टेल यू दैट इट वाज ऑल डन। सारे ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ढाका पहुंच चुके थे, एंड इट वाज द आर्मी दैट सेड के असेंबली कैन नॉट मीट, क्योंकि उन्होंने अपने मैसेकर्स कर लिए थे। और ढाका यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर आज भी वो दरख्त मौजूद है जिसका नाम कैनेडी है। जॉन कैनेडी केम, उसके भाई बॉबी कैनेडी केम एंड प्लांटेड दैट ट्री ऑन दैट कैंपस। उसको डक्सू कहते हैं, ढाका यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन। जाके कभी देख के तो आइए आपने क्या असर किया हमारे भाई बहनों का। They were massacred in Dhaka University. मेरे अपने यार दोस्त, क्या उनका था? सब पाकिस्तानी थे, but they wanted themselves to be recognized as human beings. सिर्फ रंग गोरा करने वाली क्रीम लगा के पाकिस्तानी फौज आ जाए कि हम तो गोरे हैं और ये बंगाली काले हैं। Young people should be ashamed of yourself कि किताबें नहीं पढ़ते आप लोग। हमूद-ए-रहमान कमीशन रिपोर्ट नहीं पढ़ी आपने? क्या अवेलेबल नहीं है? अरे इंटरनेट पे हर वक्त तो टिकटॉक जनरेशन बनाई हुई आपने, आप जाके क्यों नहीं देखती? खालिदा जिया का रिकॉर्ड देखिए ना। तो उसके बांग्लादेश आजाद होने के बाद भी जनरल इरशाद को कौन लेके आया वहां? पाकिस्तान ISI ला के बिठा दिया, एक एंटी इंडिया जनरल ला के बिठा दिया। प्लीज फॉर योर ओन सेक रीड।
कुरान का पहला एक कमेंट हैदर हयात का, अगर आवाज पहुंच पा रही हो तो हैदर हयात। जी अदिति, मुझे आपकी आवाज आ रही है। सवाल सिंपल सा है, 1971 आप यहाँ पर डिस्कशन में थोड़ा लेट आए, लेकिन आईनी भी यहाँ पर है, वो कह रही है 1971 के जो रियल अकाउंट्स थे उन्हें पाकिस्तान में ब्लॉक किया गया। तारिक फतेह उन्हीं अकाउंट से जुड़े हुए कुछ डिटेल्स यहाँ सबके सामने रख रहे हैं। जब तक हिस्ट्री सही पढ़ाई नहीं जाएगी, सुधारी कैसे जाएगी? देखिए, एनी से तो मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा और तारिक फतेह साहब की मजबूरी का मुझे पता है। तारिक फतेह साहब अगर ये बातें नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वो उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा सरवाइव करना। देखिए, 71 की वॉर में हमें इस चीज को समझना चाहिए। यहाँ पर भट्टा साहब मेरा ख्याल है मौजूद है, उनका मिलिट्री बैकग्राउंड है तो वो समझते होंगे इस चीज को। 34,000 का फिगर कोट किया जनरल बाजवा साहब ने अपनी स्पीच के अंदर भी। उसमें से भी जो फाइटिंग सोल्जर्स थे दे वर अराउंड 22,000 और मुकाबला था उनका 2.5 लाख के करीब भारतीय फौज और 2 लाख के करीब मुक्ति बाहिनी के लोगों से। बावजूद इसके इतने दिन सरवाइव करना ये पाकिस्तान आर्मी की ही कैपेबिलिटी थी। वही हमारे बहादुर फौज थी जो वहां पर इतनी देर तक सरवाइव की, इतनी बड़ी तादाद के आगे। मैं ये समझता हूँ कि अगर वहां पर सिचुएशन थोड़ी सी मुख्तलिफ होती और पाकिस्तानी फौज की जगह भारतीय फौज इतने नंबर्स में उस पोजीशन पर वहां पर मौजूद होती तो 13 दिन तो दूर, मेरा ख्याल है 13 घंटे भी सर्वाइव करना इंडियन फौज के लिए बहुत मुश्किल हो जाता। जो वहां पर पोजीशन बन गई थी, आप लोगों ने उससे पहले जो फर्स्ट फ्लैग ऑपरेशंस, सुनिए ध्यान से, आप अपनी फौज का ठेका रखिए अपने पास, दूसरे की फौज को सर्टिफिकेट देने की कोशिश मत कीजिएगा। I strongly object to that. सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। आप ये बताते हैं, आप डिफेंस एक्सपर्ट है ना? ना, मेरे से तथ्य पे बात कीजिएगा, मेरे से तथ्य पे बात कीजिए, बस इतना बता दीजिए। बस एक सवाल है मेरा आपसे, सिर्फ एक सवाल है मेरा आपसे, सिर्फ एक सवाल। हैदर हयात खान, पाकिस्तान की फौज ने इंडिया के खिलाफ कौन सी जंग जीती है? आप मुझे ये बताएं कि 65 में क्या हुआ था आपके साथ? अच्छा, 65 में क्या हुआ था? आपने जीती थी 65 की जंग? जी, तो आप अच्छा, ओ, तो भारत के कितने टुकड़े किए थे आपने? लाहौर तक पहुंच गए थे इंडियन आर्मी, लाहौर तक पहुंच गई थी इंडियन आर्मी, भूल गए? पूछ लेती हूँ जनरल सिन्हा से। जनरल सिन्हा ये कह रहे हैं 65 की वोट तो इन्होंने जीती है, कौन सी? फिर वही हिस्ट्री पर सवाल होंगे, फिर वही हिस्ट्री पर सवाल होंगे। जनरल सिन्हा की आवाज इन्हें सुनवा दीजिए, जनरल सिन्हा की आवाज इन्हें सुनवा दीजिए। इनकी काबिल फौज ने 65 की वोट जीती, ये मैं दर्शकों से भी कहना चाहती हूँ। इनकी काबिल फौज ने अभी इन्हीं के हिसाब से इंडियन फोर्सेस इनके फौज के मुकाबले ट्रिपल से भी ज्यादा थे, तो वो 71 की वॉर हार गए, लेकिन वो 65 की वॉर जीत गए। मतलब ये इनक्रेडिबल है। पाकिस्तान की फौज 65 की वॉर जीत गई अपने से तिगुनी ज्यादा बड़ी फोर्स से, लेकिन 71 की वॉर हार गई। आप पहले डिसाइड कर ले भाई। सुने, डिफेंस एक्सपर्ट तो ठीक है जनाब, थोड़ा बहुत लॉजिक, थोड़ी सी कॉमन सेंस, बहुत ही थोड़ी सी कॉमन सेंस। आई नो इट इज नॉट सो कॉमन दीज डेज, कोई बात नहीं। जनरल सिन्हा, लेट द फौजी स्पीक। आदित्य, मैं पूरी तरह से कन्विंस हो गया हूं कि ये ऐसे कीप क्वाइट, तुम चुप रहो, बोले तो मुझे। आदित्य, मैं पूरी तरह से कन्विंस्ड हूं कि हिंदुस्तान के चैनल पे आने के पहले ये लोग पानी में कुछ मिला के पी लेते हैं और वो नशे में आके बात करते हैं और सिर्फ LDD, लाई, डिसीट एंड डिसेप्शन, ये शेमलेस लोग हैं, बेशर्म लोग हैं। ये झूठ इस बाखूबी के साथ बोलते हैं कि मुझे तो ताज्जुब लगता है कि कितने शेमलेस हैं और किस सफाई के साथ ये लोग झूठ बोल सकते हैं। ये 65 वॉर में तुम्हारी बत्ती बंद हो गई थी, हम लाहौर तक पहुंच गए थे और हम लोग की गलती है कि हमने लाहौर तुमको वापस दे दिया। ये हमारी सरकार की गलती है, हमको तुम्हारा हाथ में मोड़ लेना चाहिए था और हम गलती की। मैं किसी राष्ट्र का नाम नहीं लेना चाहता हूं, ये पूरे षड्यंत्र हुई थी हमारे साथ और लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या के पीछे तुम्हारा पाकिस्तान का क्या हाथ है मुझे सब पता है। वो इंदिरा गांधी जो कुक था, जो खाना देता था लाल बहादुर शास्त्री को, वो पाकिस्तान भाग के क्यों गया? बताओ। तुम लोग अधर्मी लोग, झूठ बोलने वाले लोग, चरित्रहीन लोग, रेपिस्ट लोग, हारने वाली फौज, हारते हो हर एक जंग, अब बोलते हो। ठीक है जनरल सिन्हा, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, लेकिन डिनाइल में जाने से तथ्य नहीं बदला करते हैं हैदर हयात और फैजा मलिक। हिस्ट्री सही तरीके से पढ़ी जाएगी, फैक्चुअली पढ़ी जाएगी तो यकीन मानिएगा किसी की भी फौज हो सही तरीके से आगे बढ़ पाएगी।
लेकिन हिस्ट्री के अगर तथ्यों का एनकाउंटर किया जाएगा, उसके तथ्यों को ही गलत तरीके से पेश कर दिया जाएगा, और गलत तरीके से नहीं, तथ्य तो खत्म हो जाएंगे, सिर्फ प्रोपेगेंडा अगर बचेगा तो फिर आगे बढ़ने का कोई रास्ता भी नहीं बचेगा। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर मिली सुनहरी जीत भला कौन भारतीय भूल सकता है। ये भारतीय सैनिकों का बलिदान और उनकी जाबाजी थी कि पाकिस्तान को घुटनों पर लाने में उन्हें ज्यादा वक्त नहीं लगा। ये पाकिस्तान के लिए सोचने, समझने और सबक लेने का युद्ध था, लेकिन सबक सीखा नहीं गया। गलती 1999 में कारगिल में भी दोहराई गई, लेकिन पाकिस्तान को फिर मुंह की खानी पड़ी। ऐसे में पाकिस्तान को यह सोचने की जरूरत है आखिर वो कब तक भारत के खिलाफ साजिशों का जाल बुनता रहेगा, क्योंकि भारतीय सेना उसके हर जाल को काटने और उसे सबक सिखाने की ताकत रखती है। विदाई पर बाजवा अपनी फौज की नाकामी को सियासत की नाकामी बताते दिखे, क्योंकि फौज की हार का सच और पाकिस्तानी सैनिकों के साथ हार के बाद हुए बुरे सलूक को शायद बाजवा भुला नहीं पाए। बाजवा के इस बयान में पाकिस्तान के लिए सबक छिपा हुआ है। पाकिस्तान हिंदुस्तान की सेना की ताकत और उसकी कुव्वत को अच्छी तरह जानता और समझता है। उसे पता है कि अगर इस बार भारत के खिलाफ जंग छेड़ी तो उसके लिए अस्तित्व बचाना भी मुश्किल होगा। इसलिए पाकिस्तान को सोचने की जरूरत है।